हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियो से हम ट्रांसलेशन की चर्चा कर रहे हैं और हम चर्चा कर चुके हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमने जब शुरुआत की थी उसमें आपको टेंस के बारे में बताया था, हेल्पिंग वर्ब की टेबल, पहचान की टेबल, मेन वर्ब के नियम, प्रयोग के नियम, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम, जनरल फॉर्मूला, मास्टर रूल। प्यारे बच्चों, मास्टर रूल में आपको दोनों मास्टर रूल बताए थे और उसमें से एक मास्टर रूल को हमने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। और प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो मास्टर रूल है उसको आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये मास्टर रूल बहुत इंपोर्टेंट है, आपके लिए हर जगह काम में आएगा। जब भी आप इसको यूज करोगे तो आपको ये बहुत लाभप्रद रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है प्यारे बच्चों कि जहां भी आप एक्टिव पैसिव बनाओगे, जहां भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करोगे और ट्रांसलेशन करोगे, तब भी ये मास्टर रूल बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि यदि इसकी नॉलेज नहीं है तो आप कई जगह ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स गलत कर सकते हो, आप ट्रांसलेशन गलत कर सकते हो, आप एक्टिव से पैसिव भी गलत कर सकते हो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो आप ट्रांसलेट करते हो उनको भी आप गलत कर सकते हो। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये मास्टर रूल है। मास्टर रूल का मतलब ये है कि जब ये रूल लागू हो जाता है तो बाकी रूल फिर लागू नहीं होते। प्यारे बच्चों, इसकी कंसेप्ट को समझना जरूरी है। वैसे ये कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, ज्यादा कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन हमें इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी जानकारी के बिना हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में, चाहे आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हो, चाहे एक्टिव से पैसिव में बदलाव कर रहे हो, आप गलती कर सकते हो। तो उस गलती से बचाने के लिए ये मास्टर रूल काम करता है। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड पर मास्टर रूल नंबर 2 हमारा टॉपिक है थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। ये क्या है कि काफी साफ नहीं दिख रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है मास्टर रूल नंबर 2। और प्यारे बच्चों, ये मास्टर रूल क्या है इसको हम लिख लेते हैं। पहले वैसे आप पढ़ चुके हैं। देखिए मास्टर रूल है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट, नोट या ऑब्जेक्ट आता है, तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद सब्जेक्ट, नोट या ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया के शेष शब्दों को लिख दिया जाता है। शेष शब्दों को लिख दिया जाता है।
प्यारे बच्चों ये मास्टर रूल है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए हम पहले वाक्य एक उदाहरण लेते हैं, इससे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये लिखा हुआ है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया आती है या हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट आता है, तो सहायक क्रिया के ठीक बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया के शेष शब्दों को लिख दिया जाता है। प्यारे बच्चों अभी तो ये आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, अब जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा कि ये वास्तव में है क्या। जैसे मान लीजिए ये वाक्य है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। प्यारे बच्चों ये वाक्य है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, पहले तो वाक्य के अंत में क्या दे रखा है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी आपका कंटिन्यूस हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें टाइम भी दे रखा है 2 घंटे से, तो कौन सा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो। प्यारे बच्चों उसमें नॉट दे रखा है, सॉरी नहीं दे रखा है, तो ये कौन सा हो गया आपका नेगेटिव हो गया, तो हम लिख देंगे यहां पर नेगेटिव। सबसे तीसरी स्टेप जो आपकी है वो है आपकी, सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर तीसरा है सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। तो भाई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपसे कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या, वह को क्या बोलते हैं बेटा, वह को बोलते हैं ही। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमेशा जब भी आप हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे उसके टेंस को देखोगे, जब भी आप मेन वर्ब की बात करोगे उसके टेंस को देखोगे, जैसा टेंस है वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है हैज बीन या हैव बीन। तो प्यारे बच्चों आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन या हैव बीन। ये हम रफ में लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इधर क्योंकि स्पेस की कमी है, हैज बीन या हैव बीन। प्यारे बच्चों अब यहां पर ये महत्वपूर्ण बात है कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखिए कि हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम में देखिए ही सी इट एक वचन के साथ हैज डज वाज लगता है, यानी हैज बीन लगेगा। हमने ये डिसीजन कर लिया कि यहां पर क्या लगेगा, हैज बीन। अब देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन। प्यारे बच्चों यहीं पर मास्टर रूल लागू होने वाला है और उसके बाद क्या रहा है, नॉट। ध्यान दीजिए ये जो आपको बात समझाने की कोशिश की जा रही है, जो मास्टर रूल बताया जा रहा है वही महत्वपूर्ण है। बात यह है प्यारे बच्चों, यदि किसी वाक्य में, अब मास्टर रूल क्या कहता है उसको हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया आती है। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए इस वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया, देखिए इसमें 2 शब्द हैं, 1 और 2। देखिए हैज पहला शब्द है, बीन दूसरा शब्द है। अब देखिए दोबारा से देखिए, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया आती है और उसके ठीक बाद, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट नॉट या ऑब्जेक्ट आता है। प्यारे बच्चों यहां पर नॉट आ रहा है, देखिए आपको आ रहा है यहां पर नॉट, तो देखिए या तो सब्जेक्ट आए या नोट आए या ऑब्जेक्ट आए, या तीनों में से 2 आ जाए या तीनों ही आ जाए या एक आ जाए, कोई भी जाए तो क्या होता है, तो मास्टर रूल लागू होगा। तो सहायक क्रिया के ठीक बाद, यानी सहायक क्रिया के ठीक बाद सब्जेक्ट नोट ऑब्जेक्ट आता है, तो सहायक क्रिया के ठीक बाद सब्जेक्ट या नोट, सहायक क्रिया के, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देते हैं प्यारे बच्चों, सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद, सॉरी सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो सहायक क्रिया का प्रथम शब्द क्या है प्यारे बच्चों, सहायक क्रिया का प्रथम शब्द है हैज, और उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट जो भी वाक्य में आया वो लगा देंगे। यहां पर इस बात में नोट अकेला आ रहा है इसलिए हम क्या लगा देंगे, नोट। और इसके बाद क्या लिख देंगे, सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद, यानी सहायक क्रिया का प्रथम शब्द आपने ले लिया ही हैज, उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट या नोट या ऑब्जेक्ट जो भी आया उसको लगा देंगे, और उसके बाद शेष शब्दों को लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों शेष क्या बच रहा है, आपने हैज लिख दिया, अब क्या बच रहा है, बीन बच रहा है, इसको लिख देंगे। इस प्रकार से आप बीन लिख देंगे और इसके बाद फिर आगे बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी वाक्य में
इस प्रकार की कंडीशन आती है, एक से अधिक शब्दों वाली सहायक्रिया आती है, तो सहायक्रिया के पहले शब्द के बाद यानी प्रथम शब्द के बाद सब्जेक्ट या नॉट या ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है उसको लगाओगे और उसके बाद शेष शब्दों को लिख देंगे। क्योंकि ये दो शब्दों वाली सहायक्रिया थी तो प्यारे बच्चों पहले शब्द के बाद हमने नॉट लगा दिया, अब बचा क्या बीन, तो हमने बीन लिख दिया। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, यही मास्टर रूल है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। फिर देखिए मेन वर्ब, तो प्यारे बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे कोई सा भी उसमें क्रिया कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म लगती है। देखिए यहां पर पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, तो रीड की चौथी फॉर्म रीडिंग। फिर देखिए प्यारे बच्चों उसमें क्या है, 2 घंटे से, 2 घंटे को क्या बोलेंगे बेटा, इसमें चूंकि देखो टाइम की संख्या दे रखी है, 2 घंटे से टाइम की संख्या दे रखी है, 4 लगेगा, और 4 और 2 घंटों को क्या बोलेंगे, 2 आवर्स। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे दिक्कत नहीं आएगी। वैसे जनरल सी बात है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक्रिया आ रही है तो आपको करना यह है कि जो पहला शब्द आ रहा है उसके ठीक बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो आपके तुरंत बाद आने वाला है उसको लगा दोगे, बस और कुछ नहीं करना है, और उसके बाद शेष शब्दों को लिख दीजिए। यही मास्टर रूल है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक उदाहरण और ले रहे हैं जिससे और क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको साफ कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये वाक्य क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। देखो प्यारे बच्चों उसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले टेंस को पहचानो। तो देखिए 2 घंटे से वही टाइम पीरियड आ गया और इसके साथ रहा था, रही थी, रहते, कौन सा टेंस हो गया, आप पहचान की टर्म में जाइए प्यारे बच्चों। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ रहा है, समय से रहा था, समय से रही थी, समय से रहे थे। तो प्यारे बच्चों हमने पता लगा लिया ये कौन सा टेंस है, आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस, ये हमको पता लग गया। नंबर 2 पर आप हमारी स्टेप क्या है, नंबर 1 स्टेप आपकी सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो। तो प्यारे बच्चों ये कैसा वाक्य है, ये आपका देखिए नहीं शब्द भी आ रहा है और साथ में आपका प्रश्न ही पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हम लिख देंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्यारे बच्चों ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाले और एक आपके हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले। जिन वाक्यों की शुरुआत में क्या शब्द दे रखा होता है प्यारे बच्चों वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, और यदि किसी वाक्य में क्या वाक्य के बीच में कहां, क्यों, कब, कैसे, कितने आते हैं तो वो WH वर्ड वाले कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, इसलिए हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। ठीक है, ये आपकी दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप है सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, चूंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसलिए ये फॉर्मूला रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्यारे बच्चों फिर आपका तरीका क्या है, नंबर 1 स्टेप टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूले को, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले आ रही है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको शुरू से बता रखा है, बस 2 ही चीजें मेन होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाने से पहले उसके आपको टेंस को देखना है। प्यारे बच्चों यहां पर दे रखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी हैड बीन। क्या आती है प्यारे बच्चों, हैड बीन। और मेन वर्ब तो आप पता ही है परफेक्ट कंटिन्यूस में चौथी फॉर्म आती है। अब देखिए यहां पर आप लगाने जा रहे हैं हैड बीन, क्या लगाने जा रहे हैं, हैड बीन। प्यारे बच्चों बस याद रखना है आपको, यहीं पर मास्टर लागू हो जाएगा। एक से अधिक शब्दों वाली सारी क्रिया आ रही है प्यारे बच्चों,
यहाँ पर एक से अधिक शब्द है, कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं, 1 और 2, और उसके ठीक बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट क्या है, देखो प्यारे बच्चों, वह, देखो क्या बोलेंगे, ही। तो अब मास्टर रूल लागू हो रहा है और क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया आती है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट, नोट या ऑब्जेक्ट आता है, प्यारे बच्चों एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया है, 1 और 2 शब्दों वाली सहायक क्रिया है, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद सब्जेक्ट या नोट या ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया के शेष शब्दों को लिखा जाता है। तो सहायक क्रिया का प्रथम शब्द क्या है, सहायक क्रिया का प्रथम शब्द है हेड, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही, और उसके बाद शेष शब्द क्या बच रहा है, बीन। इस तरह से आपको लगा देना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बाद नोट भी आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो दोनों को लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए, हेड, ही, नोट, बीन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, यदि एक साथ एक शब्द वाली सहायक क्रिया आती है और उसके ठीक बाद, तुरंत बाद सब्जेक्ट, नोट या ऑब्जेक्ट दोनों, तीनों में से कोई एक आ रहा है या 2 आ रहे हैं या तीनों ही आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि पहले शब्द को लिखोगे, इसके बाद सब्जेक्ट, नोट या ऑब्जेक्ट जो भी बच रहा है उसको लिखोगे, इसके बाद सहायक क्रिया के बाकी शब्दों को लिखना है। प्यारे बच्चों हमने इसमें भी यही किया है, यहाँ पर हेडविन एक साथ एक शब्द वाली सहायक क्रिया आई थी तो हमने लिख दिया उसको, लेकिन उसका पहला शब्द क्या था, हेड, तो हमने पहला शब्द ले लिया हेड। इसके बाद क्या आ रहा था प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट और नोट दोनों आ रहे थे, तो हमने सब्जेक्ट और नोट लिख दिए। इसके बाद शेष शब्द क्या बच रहा था, शेष शब्द आपका बीन बच रहा था, तो हमने यहाँ पर बीन भी लिख दिया। तो प्यारे बच्चों यही मेन कंसेप्ट है जो आपको समझना है, बाकी तो पहले से आप समझ रहे हैं। मेन वर्ड देखिए, मेन वर्ड क्रिया की चौथी फॉर्म आएगी क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्रिया की चौथी फॉर्म आती है, तो देखो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, तो रीड की चौथी फॉर्म रीडिंग। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों फिर आपको क्या रखा है, 2 घंटे से, तो चूंकि समय की संख्या रखी इसलिए आप 4 लगाओगे और 2 घंटे को क्या बोलोगे, 2 आवर्स। ये आपने लिख दिया 2 आवर्स, और इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा या इंटरोगेटिव साइन भी लगेगा, आपका वाक्य बनकर तैयार है। इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने विशेषकर ये कंसेप्ट समझा है मास्टर रूल नंबर 2 का, कि आपको याद रखना है कि यदि किसी वाक्य में 1 से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया आती है, उस सहायक क्रिया में 2 शब्द भी हो सकते हैं, उस सहायक क्रिया में 3 शब्द भी हो सकते हैं। तो अगर 1 से अधिक शब्द वाली सहायक क्रिया आती है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट, नोट या ऑब्जेक्ट इनमें से कोई एक आता है या 2 आते हैं या 3 आते हैं, तो आपको करना यह है कि पहले शब्द को लिखोगे और पहले शब्द के बाद सब्जेक्ट, नोट या ऑब्जेक्ट जो भी आया उसको लिखोगे और उसके बाद सहायक क्रिया के बाकी शब्दों को लिख दोगे। यही आपका मास्टर रूल नंबर 2 है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये मास्टर रूल समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।